हाय दोस्तों। आज काफी लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात फिर से हो गई है। अ, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिस्कस है हमारा बहुत सिंपल है। ज्यादातर इसके अंदर पूछा भी जाता है एमसीक्यू, और उसके बाद आपका जो थ्योरी वाला एकेडमिक जो क्लासेस रहती हैं, उन क्लासेस में भी इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और ज्यादातर पूछा भी जाता है। ठीक है, तो टाइम बिना बर्बाद किए मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। ब्लड ब्लड क्या होता है, ब्लड के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि ब्लड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे बॉडी के लिए किस तरह से ये हमारे बॉडी में वर्क करता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ब्लड एनाटॉमी फिजियोलॉजी। फिर इसके बाद में इसका डिसऑर्डर, मतलब एनाटॉमी फिर डिसऑर्डर एक साथ ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्लड होता क्या है। ब्लड ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, इसको इसलिए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये किसी आर्गन को नहीं, ये क्या होता है पूरे बॉडी में फैला होता है, तो सब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है, या इसे हम हाल से लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। ठीक, और उसके बाद ये जो ब्लड होता है कंपोज ऑफ प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा से ये क्या होता है, मिलके बना होता है। उसी ब्लड प्लाज्मा के अंदर सब कुछ क्या होता है, डिजॉल्व अवस्था में रहते हैं। दैट वेरियस substance and सस्पेंडेड वेरियस ब्लड सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस, और उसके बाद क्या है, ब्लड सेल्स, जो डिफरेंट जितने ब्लड सेल्स होते हैं वो सब ब्लड सेल्स और कुछ सेल्स के फ्रेगमेंट फॉर्म में क्या होता है, टुकड़े उसमें मौजूद होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। और इस ब्लड का काम क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर में, तो ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक, जो हमारा ब्लड होता है इसका काम होता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन का, कि हमारा ब्लड किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है। पहले हम देखते हैं, ये पहले क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम कहां से, लंग से। लंग से हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके आता है। जैसे हमने सांस लिया, एटमॉस्फेयर से हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद लंग्स के पास गैस एक्सचेंज होता है। एल्बोलाई के पास, जैसे ही एल्बोलाई का गैस एक्सचेंज होगा, जैसे ये एल्बोलाई है, तो अब एटमॉस्फेयर से एयर आया, O2 आया, और यहां से क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स इसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे इस ऑक्सीजन को, और ले जाके पूरे बॉडी में क्या करेंगी, सर्कुलेट करेंगी। तो ये क्या कर दिया, लंग से क्या किया, ट्रांसपोर्ट कर लिया। और उसके बाद ये न्यूट्रिशन का क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है कहां से, जीआईटी से। अब हम जैसे ही जीआईटी में जैसे खाना हमने खाया, ठीक, हमारे ये जीआईटी हुआ, तो इस जीआईटी में से हमारे ये ब्लड वेसल्स है, ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स, और ये हमारा क्या है, जीआईटी। ठीक, ये जीआईटी है। अब हमने जैसे ही खाना खाया तो ये खाना क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। जब ये एब्जॉर्ब होकर यहाँ पे कहा आता है, ब्लड के अंदर आता है, ब्लड वेसल्स के अंदर आता है। और इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या मौजूद होती है, ब्लड, ढेर सारी ब्लड मौजूद होती है। और यह ब्लड क्या करेगी, इस न्यूट्रिशन को क्या करेंगी, पकड़ लेंगी, अपने ऊपर बैठा लेंगी, और बैठा के लेके जाके कहां पे लेके जाके छोड़ेंगी, हमारी जो बॉडी सेल की टिश्यू होती है उस टिश्यू के पास ये ले जाके क्या करेंगे, उस न्यूट्रिशन को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन होती है हमारे सेल्स के पास जाती है। हमारे सेल्स के पास जाने के बाद जो उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी उसको ये क्या करेगी, मतलब कि फुलफिल करेंगी। ठीक है, ताकि हमारा सेल क्या हो, प्रॉपर रूप से फंक्शन कर सके। ठीक, और उसके बाद हमारा जो ऑक्सीजन है, ये मतलब कि जो ब्लड है, ये ब्लड हमारा सिर्फ ऑक्सीजन को ही कैरी नहीं, ये हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है, हमारे अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं उन सब वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये हमारे शरीर से क्या करती हैं, बाहर निकालने का भी काम करती हैं। कैसे करती हैं, ठीक है। ब्लड बहुत ज्यादा वो इससे दिक्कत वाली चीज नहीं है, बस आराम से समझ में आ जाएगा। बस आप इस क्लास को रेगुलर देखते रहिए, जो भी मैं एकेडमिक सेशन के लिए इसीलिए मैं बना रहा हूँ, ज्यादा टफ ना करते हुए बहुत सिंपल वे में हर एक चीज को मैं समझा दूंगा कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा, ये तो हो गया ऑक्सीजन का किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हमारा ब्लड कर रहा है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि
किस तरह से हमारे बॉडी में जैसे ऑक्सीजन आ रही है, तो ये ऑक्सीजन आने के बाद ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो उसकी वजह से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर नहीं आएंगे, हमारे शरीर के सेल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी इकट्ठा होंगे। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को जैसे CO2 एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक, ये वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे बाहर निकालेंगी। अब अगर मान लो जैसे हमारा जो सेल है, जैसे ये ब्लड वेसल्स है, ठीक, ये हमारा लंग्स है, यहां बना देता हूं, ठीक ठीक, ये लंग्स हो गया। अब ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स है। अब ये ब्लड वेसल्स के थ्रू अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा, क्योंकि एल्वोलाई के पास एक्सचेंज, यहाँ नहीं, अंदर एल्वोलाई के अंदर एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो एल्वोलाई के अंदर क्या होगा, एक्सचेंज होगा। अब मान लो जैसे हमने एटमॉस्फेयर से हमारा एयर आया, तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं आता है, CO2 ही सिर्फ नहीं आता है, नाइट्रोजन भी आता है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वो पूरा पूरा क्या होता है, चला जाता है, वापस चला जाता है। अब यहां से क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारा टिश्यू है, ठीक, अब ये सेल्स या टिश्यू टिश्यू है। अब इसके अंदर यहां से हमारा O2 आएगा, ऑक्सीजन आएगा, और ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे क्या करेगा, दे देगा कैपिलरीज के द्वारा, और O2 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर लेंगे, यूज कर लेंगे, ATP के प्रोडक्शन में यूज कर लेंगे, और तब उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होगा, CO2 का प्रोडक्शन होगा। तो इस CO2 को हम वापस से ब्लड में छोड़ेंगे, तो ये ब्लड क्या करेगा, इस CO2 को बाइंड करके ले जाके कहा छोड़ देगा, लंग्स के पास, और लंग्स के पास जाके छोड़ेगा, और इस तरह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट होगी इसी सेल से निकलने के बाद ये ब्लड वेसल्स में छोड़ेंगी, और जाके छोड़ देंगे कहां पे, किडनी के पास। किडनी के पास जैसे ही छोड़ देंगी, और किडनी के पास जाके ये क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा, और फिल्टर होने के बाद यूरेथ्रा, यूरेटर, ये, और इस तरह से ब्लैडर में आएंगी, ठीक, ब्लैडर से क्या हो जाएंगी, बाहर चली जाएंगी, और इस तरह से हमारा किडनी में क्या चला गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, यहां से फिल्टर होके चला गया, ठीक, और इस तरह से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से क्या हो गया, बाहर चला गया। उसके बाद अब हमारे जो स्किन होती है, स्किन की सरफेस में, ठीक, स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, तो उस स्वेट ग्लैंड के थ्रू भी क्या होता है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट स्वेट के रूप में बाहर चला जाता है। इस तरह से इन सबको ट्रांसपोर्ट करने में मदद कौन कर रहा है, जैसे अब ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, ये अपने आप तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए हमारा बॉडी में पाया जाता है ब्लड, और यह ब्लड क्या करता है, उस चीज को बाइंड करेगा, और बाइंड करके हमारे बॉडी से बाहर एलिमिनेटिंग आर्गन के पास लेके जाएगा, और इस तरह से हमारे बॉडी से एलिमिनेट कर देगा, और इस तरह से हमारे बॉडी में इक्विलिब्रियम बना के रखेगा, ना वेस्ट को बढ़ने देगा। समझ गए, जैसे वेस्ट बढ़ेगा ये क्या करेगा, बाहर निकाल के आपके बॉडी को क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लड, ब्लड का फिजिकल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, ठीक है। ब्लड क्या है, ब्लड इज डेंस और मोर विस्कस देन वाटर। ब्लड क्या होता है, थोड़ा सा डेंस होता है, डेंस गाढ़ा होता है, और उसके बाद कुछ विस्कस मतलब चिपचिपा की तरह होता है, मतलब कुछ गाढ़ा होता है। अगर ब्लड के वाटर के कंपेरिजन में बात करें तो वाटर से कुछ क्या होता है, गाढ़ा होता है, ठीक। और यह क्या होता है, हम इसको जब भी अगर हाथ में लेंगे तो फील कर सकते हैं क्या, ये बहुत चिपचिपा स्टिकी टाइप में होता है। और उसके बाद ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। अगर हम इसके पीएच रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो 7.35 से लेके 7.45 क्या होता है, इसका पीएच रेंज होता है ब्लड का। और उसके बाद ब्लड कंस्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर
एक्स्ट्रा सेलुलर जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक है, उसका ये क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूट 20% पार्ट ब्लड का होता है। फिर 8% ऑफ द टोटल बॉडी मास के, अगर टोटल बॉडी वेट या मास के बारे में बात करेंगे तो ये 8% पार्ट क्या होता है, ब्लड का पार्ट होता है। उसके बाद अगर हम इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें, इसके वॉल्यूम के बारे में अगर बात करें कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो ये मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग तरह का वॉल्यूम देखने को मिलता है। पहला क्या है, ये जो है 5.5 से लेकर 6 लीटर, मतलब 5 से लेकर 6 लीटर ये पाया जाता है एवरेज एक मेल के अंदर। मतलब मेल में ब्लड क्या होता है, ज्यादा होता है, फीमेल में ब्लड क्या होता है, कम होता है। और फीमेल में कितना, 4 से 5 लीटर एवरेज फीमेल के अंदर ये ब्लड क्या होती है, पाई जाती है। ये क्या है, नॉर्मल सब फिजिकल कैरेक्टर्स है ब्लड के बारे में। अब हम जो बात करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसके फंक्शंस के बारे में। अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ने के बाद तब हम क्या करेंगे, ब्लड कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, फिर इंडिविजुअली सारे कंपोनेंट को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है अब हेलो हेलो, नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो फंक्शंस क्या है, इसमें 3 मेजर फंक्शंस पाए जाते हैं। ठीक, पहला है ट्रांसपोर्टेशन। इसमें 3 मेजर फंक्शंस ब्लड के पाए जाते हैं, जिसमें पहला है क्या, ट्रांसपोर्टेशन। किस तरह से ब्लड हमारा क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, देखते हैं। पहला क्या है, ट्रांसपोर्ट O2 टू द सेल्स, मतलब कि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कहां से, लंग से, फ्रॉम द लंग्स, मतलब O2 का ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे यहां से एटमॉस्फेयर से O2 आया और इस O2 को लेकर ट्रांसपोर्ट करके कहां तक ले जाएगा, सेल के पास। ठीक है, सेल्स के पास ले जाएगा, कहां से, लंग्स के पास से सेल के पास को, सेल के पास लेके जाएगा ट्रांसपोर्ट करने का, कौन लेके जाएगा, हमारा ब्लड। ब्लड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके बाद CO2 फ्रॉम सेल टू द लंग्स, मतलब कि जो हमारा CO2 है, इसको यहाँ सेल्स के पास से CO2 निकलेगा और इस CO2 को भी बाइंड करके ब्लड कहां पे ले जाएगा, लंग्स पे, और लंग्स के पास ले जाएगा और इस तरह से लंग्स से CO2 क्या होगा, बाहर हो जाएगा। और इस तरह से ये क्या करता है, मतलब ऑक्सीजन का और CO2 का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन कहां से करेंगे, ये करेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव ऑर्गन के पास ये क्या करते हैं, जैसे हमने खाना खाया, ठीक, तो खाना खाने के बाद जूसेस का उस पर एक्शन होने के बाद वो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, फिर एब्जॉर्ब होकर वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स में आता है। जैसे ही ब्लड वेसल्स में आता है तो वहां ब्लड वेसल्स के अंदर जैसे ही ब्लड सॉरी न्यूट्रिशन जाता है तो वहां से न्यूट्रिएंट को क्या करता है, ब्लड कैप्चर कर लेता है और उस कैप्चर करके उसको लेके जाके कहां छोड़ता है, सेल के पास, सेल के पास जाके उसको छोड़ देता है। उसके बाद क्या है, ब्लड क्या करता है, हार्मोन्स और एंजाइम्स को भी क्या करता है, लेके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मतलब कि अगर हमारे ग्लैंड से कोई हार्मोन्स निकल गया या एंजाइम्स निकल गया, उसको क्या करता है, या किसी ग्लैंड के पास, जैसे हमारे हाइपोथैलेमस में अगर हम बात करें तो हमारे हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से, थायराइड से बहुत सारे हार्मोन्स एंजाइम्स क्या होते हैं, निकलते हैं। तो उस सारे हार्मोन्स एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है, ब्लड करता है। ये क्या करता है, उस हार्मोन्स को ले जाके टारगेट टिश्यू के पास, टारगेट ग्लैंड के पास, किसके ऊपर एक्ट करना है उसके पास ये ले जाके क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करके छोड़ देगा और इस तरह से हार्मोन्स और एंजाइम अपना वर्क करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, ये कैरी करता है प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। मतलब कि ये जो ब्लड है, ये ब्लड प्रोटेक्टिव सब्सटेंस का भी क्या करता है, कैरी करता है। जैसे कि एंटीबॉडीज, हमारे ब्लड में अगर कोई भी इंफेक्शन हुआ तो वहां पे भी एंटीबॉडी बना देता है और ये कुछ एंटीबॉडीज को भी ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती रहती है हमारे बॉडी के अंदर, ताकि हमारे बॉडी को क्या, एक प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, जैसे कि किसी भी इन्फेक्शन से हमें क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ये इस तरह से हमारे बॉडी में क्या करती है, एंटीबॉडीज का क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। और उसके बाद हम, ये इसका हो गया क्या, पहला फंक्शंस। अब हम दूसरे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जिसका काम है रेगुलेशन। रेगुलेशन ये किस तरह से करता है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब देखिए दूसरा फंक्शन क्या है ब्लड का, दूसरा फंक्शन ये है
कि रेगुलेशन। देखो पहला था ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है रेगुलेशन। तो दूसरा फंक्शन कैसे रेगुलेट करता है, देखो ब्लड रेगुलेट पीएच ऑफ द बॉडी थ्रू द बफर। बफर सोल्यूशन बनाकर ये पीएच को क्या करता है, रेगुलेट करता है। जैसे हमारे बॉडी में अगर पीएच बढ़ जाएगा तो एसिडोसिस कॉज कर सकता है, अगर पीएच घट जाएगा, ठीक है। पीएच बढ़ने का मतलब ये नहीं कि नंबर में बढ़ता है, ठीक है। पीएच जब घटता है तो मतलब मोर एसिडिक होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा देखिए, अब उल्ट सुनो, जब पीएच का लेवल क्या हो जाए, 7 से कम हो जाए, 7 से कम हो जाए मतलब क्या, एसिडिक हो जाएगा। अगर ज्यादा पीएच अगर घट गया तो उसकी वजह से एसिडोसिस कॉज कर सकता है, ठीक है। और अगर हमारा पीएच बढ़ गया, 7 से ज्यादा बढ़ गया, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में एल्किलोसिस हो सकता है, ठीक। तो इस चीज को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है हमारा बॉडी। जैसे हमारे बॉडी का अगर पीएच बढ़ गया, ठीक, या पीएच क्या हो गया, घट गया, तो उसको नॉर्मल में मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है हमारा क्या, ब्लड। और उस तरह से उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, ना तो बढ़ने देता है ना तो कम होने देता है। एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम पे बना के रखने को ही रेगुलेशन कहते हैं। और ये हमारा काम करता है कौन, ब्लड। कैसे करता है, देखो जब पीएच लेवल ऑफ द ब्लड के अंदर प्राइमरी ये क्या करता है, कंट्रोल्ड बाय द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ठीक। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम से ये क्या कंट्रोल करता है, जिसके अंदर मौजूद होते हैं कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयंस। जब अब हमें क्या, हमारे बॉडी में टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड एंड बेस इन ब्लड, अगर हमारे ब्लड के अंदर अगर एक्सेस एसिड, उसका पीएच क्या होगा, घटने लगा, एसिडिक होने लगा, तो उस कंडीशन में ये क्या करती है, उसको न्यूट्रलाइज करके, उसका बफर बना के उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देंगी और इस तरह से उसको नॉर्मल रेंज में लाके रख देती है। अगर ज्यादा बेसिक हो गया, बेसिक मतलब एल्कलाइन, एल्कलाइन ज्यादा हो गया, अगर नॉर्मल से ज्यादा हो गया तो एल्कलाइन होगा, अगर पीएच बढ़ेगा तो एल्कलाइन हो सकता है, एल्कलोसिस कॉज कर सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्लड के अंदर जो बाइकार्बोनेट सिस्टम है, ठीक है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो हमारा ये दो टाइप के एसिड या बेस पाई जाती है, ये क्या करती हैं, उस चीज पे वर्क करती है, ताकि हमारा जब भी अगर बेस ज्यादा हो तो उसमें एसिड मिला दे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर हम जैसे कि हम एग्जांपल अगर बात करें, जैसे मान लो हमारा ब्लड, ठीक, हमने कोई चीनी लिया है नॉर्मल, अगर चीनी अगर आपको जैसे है, बहुत लोग जैसे मीठा ज्यादा खाते हैं, तो अब मान लो कि 1 कप चाय लिया तुमने, ठीक, चाय अगर नहीं, रस मान लो, चाय में ज्यादा हम मिला नहीं सकते ना, इसलिए तो रस कोई ले लिया, ठीक है, कोई शरबत ले लिया, तो अब उस शरबत में हमने चीनी ज्यादा डाल दिया। नॉर्मल होना चाहिए मीठा, लेकिन नॉर्मल से हमने ज्यादा चीनी डाल दिया तो ज्यादा मीठा हो जाएगा, तो मतलब क्या, एसिडिक हो जाएगा। तो अब हम उसमें से चीनी तो निकाल नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हम ऊपर से क्या करेंगे, पानी एक्स्ट्रा डालेंगे। जैसे पानी एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो चीनी क्या होगा, एक्स्ट्रा डायलूट होके क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और जो हमारा स्वीटनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा कंसंट्रेटेड के कंपेरिजन में। उसी तरह से जब हमारे बॉडी, हमने रस बनाया लेकिन हमने चीनी कम डाला लेकिन मीठा नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मतलब एल्कोलोसिस हो गया, तो उस कंडीशन में हम चीनी डाल देंगे। चीनी डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा मीठा हो जाएगा, तब क्या होगा, कम मीठा नहीं रहेगा, मतलब एल्कोलोसिस रहेगा, तो वो वापस से एसिडिक फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से ब्लड का क्या करता है, रेगुलेट करता है, और इस तरह से मेंटेन करता है नॉर्मल पीएच वैल्यू को। कितना होना चाहिए आपका, 7.35 से लेकर 7.45 ये पीएच होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर ले कि किस तरह से ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देखो एक एग्जांपल ये है, रेगुलेशन कैसे करेगा, अगर हमारे ब्लड का एसिड क्या हो गया, बढ़ जाए, पीएच क्या हो जाए, एसिडिटी बढ़ जाए, एसिडिटी बढ़ जाए मतलब क्या, पीएच घट जाए, क्या ज्यादा हो जाए, एक्सेस हाइड्रोजन, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन होगा तो एसिडिटी कॉज कर सकता है। तो ज्यादा हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा बाइकार्बोनेट आयन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और यह बाइकार्बोनेट आयन उससे रिएक्शन करके बाइकार्बोनिक एसिड, सॉरी कार्बोनिक एसिड का क्या करता है, निर्माण करता है। इस तरह से एसिड को क्या, जो ये एक्स्ट्रा एसिडिक जो पीएच घट रहा है उसको कर दिया कार्बोनिक एसिड में, और इस रिएक्शन से के द्वारा ये प्रिवेंट करता है क्या, ब्लड को बिकमिंग अ एसिडोसिस या एसिडिक कंडीशन क्रिएट करने में ये क्या करेगा, उसको कम करेगा।
समझ गए? मतलब कि जब एसिड ज्यादा हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगा, तो इसके लिए बाइकार्बोनेट आयन उससे रिएक्शन करके उस इफेक्ट को क्या करेगा, कम कर देगा, ताकि हमारे बॉडी के अंदर एसिडोसिस वाला कंडीशन क्रिएट ना हो। इस तरह से ये बफर का कंडीशन कर रहा है, बफर सोल्यूशन बना के, और इस तरह से क्या करता है, हमारे जो एसिड का होता है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है कि जब हमारे ब्लड का पीएच क्या हो जाए, अल्कलाइन हो जाए, मतलब पीएच बढ़ जाए, अल्कलाइन हमारे ब्लड में ज्यादा होने लगे, तो उस कंडीशन में हमारी जो कार्बोनिक एसिड होती है ये डोनेट करने लगती है अपना एक्सेस हाइड्रोजन को, और ये क्या करती है, अपने एक्सेस ब्रेक डाउन होकर एक्सेस हाइड्रोजन को क्या करेगी, डोनेट कर देगी। और जैसे ही डोनेट करेगी तो ये क्या करेगा, उससे बाइंड हो जाएगा एल्कलाइन से हाइड्रोजन आयन, और बाइंड होने के बाद जो लोअरिंग कर देगा ब्लड का पीएच को क्या कर देगा, कम कर देगा। और इस तरह से ये ब्लड को क्या करते हैं, बॉडी को प्रिवेंट करती है किससे, एल्कलोसिस होने के वजह से, मतलब कि एल्कलोसिस होने से ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है, मतलब एल्कलोसिस नहीं होने देती है। इस तरह से हमारा जो ब्लड होता है, हमारा ब्लड क्या करता है, रेगुलेशन का काम करता है, बफर सोल्यूशन बना के हमारे ब्लड का पीएच बढ़ाता है या तो घटाता है। अगर हमारे ब्लड का पीएच बढ़ गया है तो उसको बफर सोल्यूशन बना के घटा देगा, अगर पीएच घट गया है तो उसको बफर सोल्यूशन बना के बढ़ा देगा। इस तरह से उस लेवल में क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, ताकि हमारे बॉडी में ना तो अल्कलोसिस हो सके ना एसिडोसिस हो सके। ठीक है। अब तीसरा फंक्शन है ब्लड का, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है, इट इज रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर थ्रू द हीट ऑब्जर्विंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टी ऑफ इट्स वाटर कंटेंट। मतलब कि हमारा जो ब्लड होता है वो क्या करता है, वो बॉडी को जो टेम्परेचर एब्जॉर्बिंग, मतलब बॉडी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सकता है, और कूलेंट प्रॉपर्टी भी क्या कर सकता है, इसके अंदर मौजूद होता है। किसकी वजह से, वाटर कंटेंट की वजह से। जो ब्लड वाटर कंटेंट हमारे ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, उसके अंदर ये मतलब उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, और क्या ठंडा कर सके, कूलेंट कर सके। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये रेगुलेट कर सकता है वाटर कंटेंट ऑफ सेल्स ड्यू टू इट्स ऑस्मोलिटी ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ये वाटर कंटेंट को किस तरह से रेगुलेट कर सकता है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जैसे वाटर कंटेंट है, तो अगर ये ना होता, ऑस्मोटिक प्रेशर ना होता, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ना होता, तो उसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, जो फ्लूइड वाटर रहता है वो ढकेलता है इंटरस्पेस स्पेस में, लेकिन उसको रोकने के लिए हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, एस्मोटिक प्रेशर होता है, ये क्या करता है, उस चीज को रोकता है। अगर नहीं रोकेगा तो हमारे ब्लड वेसल्स की जो फ्लूइड होती है वो क्या चली जाएगी, इंटरस्टिशियल स्पेस में चली जाएगी, तो कॉज कर देगी एडिमा। तो एडिमा तो होता नहीं नॉर्मली, किसी को ऐसे जल्दी हो जाता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसको रेगुलेट करता है कौन, हमारा ब्लड करता है, उसके अंदर मौजूद हमारे वाटर कंटेंट करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, क्या लास्ट नेक्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे करता है, इट प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट ब्लड लॉस। अगर ब्लड लॉस हो रहा है किसी भी कारण, कट गया, चोट लग गया, उसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी, कट गया, इंटरनली कट गया है, तब पर भी उस कंडीशन में हमारा ब्लड क्लॉटिंग मटेरियल्स जाके वहां पे ब्लड क्लॉट कर देते हैं, ताकि उसकी वजह से जो हमारा ब्लड लॉस हो रहा है वो ब्लड लॉस ना हो। इस तरह से हमारे बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। दूसरा क्या है, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज। डिजीज के थ्रू, डिजीज अगर हमारे बॉडी में कोई इंटर कर रहा है, पैथोजन इंटर कर रहा है, तो उससे भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हमारी ब्लड क्या करती है, अहम भूमिका निभाती है। उसके बाद कैसे निभाती है, थ्रू द पैथोजेंस और डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडीज। अब देखो, अगर हमारे बॉडी में, जैसे हम बात भी कर रहे हैं तो हमारे माउथ से जा रहा है, लेकिन हम कुछ, लेकिन यहाँ पे तो अलग बात है, लेकिन हमारे ब्लड में अगर पहुंच गया तो वहां पे कैसे मारेंगे, तो वहां पे मारने के लिए हमारा क्या होता है, पैथोजेंस मौजूद होते हैं। पैथोजेंस होते हैं हमारी डब्ल्यूबीसी, जो हमारी डिफेंस का, हमारे बॉडी में डिफेंस का काम करती है। ठीक है। और एंटीबॉडी बनाने में भी हमारा क्या होता है,
टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट है। बी लिम्फोसाइट क्या करती है, हमारी जो एंटीबॉडीज होती है गेम डे बनाने में मदद करती है, ताकि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी मिल सके, ताकि हमारा क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके तमाम डिजीज के और बीमारियों से बचने में हमारा ये मदद करता है। इस तरह से हमारा ये ब्लड का क्या हो गया, फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग के बाद पढ़ेंगे, ठीक है, वो हमारा होगा ब्लड कंपोनेंट। ब्लड कंपोनेंट क्या क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, और एक एक कंपोनेंट को क्या करेंगे, हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये इतना ही क्लास है। अब नेक्स्ट क्लास में आपका कंपोनेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। इतने दिन तक क्लासेस नहीं आ रही थी, लेकिन अब कोशिश करेंगे, क्योंकि हम काफी व्यस्त हो गए थे कुछ कामों में, ठीक है। अब से क्लासेस रेगुलर आएंगी। और एमएसएन की क्लासेस अभी जीआईटी डिसऑर्डर चल रहा है। जीआईटी डिसऑर्डर जल्द ही एक दो दिन में सारे वीडियो उसके क्या होंगे, आ जाएंगे आपके पास। तो कंप्लीट जीआईटी आप क्या करोगे, पढ़ लोगे। थ्योरी तो आपका आई थिंक एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं है, इसका नहीं डला है, लेकिन क्लासेस में पढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मैं फिर से यहाँ पे जीआईटी का पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरा क्या करूंगा, ए टू जेड हम फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। धन्यवाद।